नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आज हम नए प्रकरण के साथ आपसे जुड़ेंगे और आज का हमारा प्रकरण है जर्मनी में नात्सीवाद। जर्मनी में नात्सीवाद का विकास कैसे हुआ, प्रथम विश्व युद्ध के बाद की वो कौन से हालात थे जिससे जर्मनी में नात्सीवाद का उदय हुआ और हिटलर सत्ता में आया, उसके बाद जर्मनी और विश्व पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। इस पूरे प्रकरण को हम डिफरेंट पार्ट्स में बांट करके अध्ययन करेंगे। आज हम जर्मनी में नाजीवाद के उदय के लिए क्या परिस्थितियां थी, राजनीतिक परिस्थिति क्या थी, आर्थिक परिस्थिति क्या थी, इन दो मुख्य बिंदुओं पर आपसे चर्चा करेंगे। आज की चर्चा के दो मुख्य बिंदु हैं। पहली, जर्मनी की जो राजनीतिक परिस्थिति थी, राजनीतिक स्थिति, और दूसरी प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की आर्थिक स्थिति। ओके, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला। लगभग 4 वर्ष 3 माह तक चलने वाला ये संसार का महायुद्ध था, जिसमें अपार धनजन की हानि हुई। 2 गुट थे प्रथम विश्व युद्ध में। प्रथम विश्व युद्ध जिसका समय है 1914 से लेकर के 1918। 2 गुट थे, केंद्रीय शक्तियां और दूसरी थे मित्र राष्ट्र। केंद्रीय शक्तियां में कौन कौन से देश आते थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की और उनके सहयोगी देश। मित्र देश में फ्रांस, ब्रिटेन। पहले विश्व युद्ध में रूस था, लेकिन 1917 में रूस हट गया था। 1917 में रूस ने अपने आप को हटा लिया और उसके बाद फिर यूएसए शामिल हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हो गया। तो मित्र राष्ट्र में ये देश थे। विश्व युद्ध 1918 तक चलता रहा। नवंबर 1918 में जो एक केंद्रीय शक्तियों वाला गुट था, ये पराजित हो गया। केंद्रीय शक्तियां पराजित हो गई। मित्र राष्ट्रों की विजय हुई और मित्र राष्ट्रों की विजय के पश्चात कई देशों के साथ अलग अलग संधियां हुई। पूरे विश्व के राजनीतिक परिदृश्य में बहुत बड़ा बदलाव आया। सफलता मित्र राष्ट्रों को हाथ लगी थी, निसंदेह लाभ इनको हुआ। जो केंद्रीय शक्तियां थी वो नुकसान में रही। जर्मनी भी उसमें ऐसा मुख्य देश था जिसको उस नुकसान का भागीदार होना पड़ा। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और यही सब परिस्थितियां जर्मनी में उन कारणों को उत्पन्न करने में सहायक हुई जिससे कि जर्मनी में नात्सीवाद और हिटलर का उदय हुआ। अब हम देखते हैं कि कौन सी परिस्थितियां थी, क्या राजनीतिक हालात थे, क्या आर्थिक परिस्थिति थी जर्मनी की, और नात्सीवाद क्या है। सबसे पहले हम नात्सीवाद पर बात कर लें कि नात्सीवाद क्या है। शब्द है नात्सी। नात्सी जो शब्द है वो जर्मन भाषा के शब्द नात्सीयोडाल, जर्मन भाषा का शब्द है नात्सीयोडाल, उससे नात्सी शब्द की उत्पत्ति मानते हैं। जर्मन भाषा का शब्द है नात्सीयोडाल, इससे नात्सी शब्द की उत्पत्ति हुई। और हिटलर ने जो पार्टी बनाई थी, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन
वर्क्स पार्टी, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्क्स पार्टी, इससे नात्सी शब्द लिया गया। नेशनल सोशलिस्ट जर्मन पीस पार्टी, इससे शब्द लिया गया। नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्क्स पार्टी जो हिटलर की पार्टी थी, उससे नात्सी लिया गया, और जो इस पार्टी के समर्थक थे उनको नात्सी कहा गया। जो समर्थक थे इस पार्टी के, उनको नात्सी कहा गया, यह नाजी कहा गया। ओके, तो हिटलर का उदय नात्सी पार्टी का जर्मनी में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उदय कैसे हो गया, उन राजनीतिक हालात पर हम चर्चा करते हैं। अभी हमने आपसे बात किया कि केंद्रीय शक्तियों के रूप में जर्मनी की पराजय हो गई। जिस समय जर्मनी विश्व युद्ध में भाग ले रहा था, जर्मनी का शासक कौन था? विलियम कैसर द्वितीय। विलियम कैसर सेकेंड, ये विश्व युद्ध के समय जर्मनी का शासक था, और जो चांसलर था उसका नाम था प्रिंस मैक्स। ये चांसलर था। चांसलर एक प्रकार से प्रधानमंत्री। जब ऐसा लगने लगा कि केंद्रीय शक्तियों की पराजय सुनिश्चित है, तो विलियम कैसर द्वितीय जर्मनी छोड़ करके भाग गया, और इसने जाकर के नीदरलैंड, जिसको हॉलैंड कहते थे, हॉलैंड में शरण ली। इसने जाकर के हॉलैंड में शरण ले ली। प्रिंस मैक्स जो चांसलर था, जिम्मेदारी इसके ऊपर आ गई। प्रिंस मैक्स ने भी देखा कि वो हालात को नियंत्रित नहीं कर सकता, इसने भी अपना पद छोड़ दिया। प्रिंस मैक्स ने भी अपना पद छोड़ दिया। ऐसी स्थिति में जर्मनी के नियंत्रण का भार फ्रेडरिक एबर्ट को सौंपा गया। फ्रेडरिक एबर्ट को शासन का प्रमुख बनाया गया राष्ट्रपति के रूप में, और फिलिप सीडमैन इनको चांसलर बनाया गया। फिलिप सीडमैन चांसलर बने और एबर्ट को राष्ट्रपति का दर्जा दिया गया। अब मिस्टर एबर्ट और फिलिप सीडमैन को जर्मनी की सत्ता को संभालना था। युद्ध के बाद की जर्मनी की स्थिति बहुत बिगड़ी हुई थी। देश दिवालियेपन की स्थिति में था, आर्थिक व्यवस्था जर्जर हो चुकी थी, राजनीतिक परिस्थितियां पूरी तरह से प्रतिकूल थी, क्योंकि जो जर्मनी के साथ संधि की गई थी, इन मित्र राष्ट्रों ने जो जर्मनी के साथ संधि की थी, वारसाई की संधि, वो अत्यंत अपमानजनक और कठोर संधि थी। जर्मनी को एक प्रकार से कहा जाए तो बर्बाद करने में इन मित्र राष्ट्रों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में इस नई सरकार को, फ्रेडरिक एबर्ट और सीडमैन की सरकार को काम करना था। जर्मनी का संविधान कैसे बनाया जाए, जर्मनी का शासन कैसे चलाया जाए, क्योंकि अभी तक विलियम कैसर द्वितीय शासक था, जर्मनी में राजतंत्र था। अब फ्रेडरिक एबर्ट और सीडमैन के नेतृत्व में जर्मनी में गणतंत्र की व्यवस्था स्थापित होनी थी, इसलिए जर्मनी का एक नया संविधान बनना था। तो जर्मनी के नए संविधान के लिए जो जर्मनी के नेता थे, मिस्टर फ्रेडरिक एबर्ट और सीडमैन के नेतृत्व में, ये लोग वाइमर नाम के स्थान पर एकत्रित हुए और वहां जर्मनी के नए संविधान का निर्माण किया गया। इसलिए इस सरकार को वाइमर सरकार कहते हैं। वाइमर के स्थान पर उस नया संविधान का निर्माण किया गया था, इसलिए इसे वाइमर सरकार कहा गया। इस नए संविधान में जो प्रस्ताव था, उस संविधान के अनुसार जर्मनी में गणतंत्र की स्थापना की गई। गणतंत्र की स्थापना होनी थी और उस गणतंत्र की व्यवस्था में फ्रेडरिक एबर्ट को राष्ट्रपति का पद दिया गया, सीडमैन को चांसलर का पद दिया गया।
राष्ट्रपति का कार्यकाल, नए संविधान जो वाइमर की सरकार की बनी थी, राष्ट्रपति का कार्यकाल 7 वर्ष रखा गया। राष्ट्रपति का कार्यकाल 7 साल था और प्रत्येक 4 वर्ष के बाद संसद का चुनाव होना था। संसद का चुनाव प्रत्येक 4 वर्ष बाद होता था। जनता को धार्मिक अधिकार दिया गया, जनता को अभिव्यक्ति का अधिकार दिया गया, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। 20 वर्ष के ऊपर के सभी व्यक्तियों को मताधिकार दिया गया। चूंकि गणतंत्र की व्यवस्था होनी थी, इसलिए 20 वर्ष के ऊपर के नागरिकों को मताधिकार दे दिया गया। सबको धार्मिक, अभिव्यक्ति, स्वतंत्रता, ये सारे अधिकार दे दिए गए। संविधान के अनुसार संसद के 2 सदनों की व्यवस्था की गई। संसद के 2 सदन थे, जैसे अपने यहां लोकसभा और राज्यसभा होती है, ऐसे वहां लोकसभा और राज्य परिषद, ये 2 सदन संसद के बनाए गए। लोकसभा को कहते थे राइखस्टाग, राइखस्टाग लोकसभा को कहा जाता था, और जो राज्य परिषद थी उसको राइखसराट, राइखसराट कहा जाता था। राज्य परिषद में राज्यों से प्रतिनिधियों का चुनाव होना था और हर राज्य से एक प्रतिनिधि का चुनाव होना था। जनसंख्या के आधार पर कुछ राज्यों को अधिक स्थान भी दिए गए। कुल 66 मेंबर चुने जाने थे। ओके, राज्य परिषद में मेंबर्स की संख्या 66 होनी थी। लोकसभा का जो चुनाव था राइखस्टाग के लिए, उसमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर चुनाव होना था। इस चीज को ध्यान में रखना। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, लोकसभा के चुनाव की जो व्यवस्था थी वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। जैसे भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इस तरह से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर लोकसभा का चुनाव होना था। ओके, अब वाइमर सरकार जो बनी, वाइमर जो संविधान बनाया, उसके अनुसार इस तरह से जर्मनी का शासन चलना था। इस संविधान के अनुसार नए चुनाव हुए और नए चुनाव के बाद जो सरकार बनी, उस सरकार को वाइमर सरकार कहा गया। लेकिन यह वाइमर सरकार एक कमजोर सरकार सिद्ध हुई। क्वेश्चन आता है कि वाइमर सरकार की कमजोरियां क्या थी, वाइमर सरकार की कमियां क्या थी, क्यों वाइमर सरकार असफल हो गई, इसको हम देखते हैं। राजनीतिक स्थिति में वाइमर सरकार की कमजोरियां। वाइमर सरकार की कमी इसके संविधान में ही निहित थी। इसका जो संविधान बना, उस संविधान के द्वारा ही वाइमर सरकार को कमजोर कर दिया गया। क्या हुआ? मैंने बताया था कि वाइमर सरकार का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होना था। इससे हुआ ये कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के कारण कई बार किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता था। एक पार्टी को बहुमत न मिलना, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के कारण एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता था। अब ऐसी स्थिति में होता क्या था? कोलिजन सरकार बनती थी। दूसरे अन्य गुटों से मदद लेकर के सरकार का निर्माण, जो सरकार का निर्माण होता था, गुटबंदी से
अलग दूसरे राजनीतिक गुटों का साथ लेकर के होता था, कोलिजन सरकार बनती थी, और ऐसी सरकारें कमजोर सिद्ध हुई। ओके, नेक्स्ट, वाइमर संविधान जो था, वाइमर संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को नागरिक स्वतंत्रता को रद्द करने का अधिकार था। राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया था कि जो सिविल राइट्स हैं उनको कभी भी खत्म कर सकता है, और राष्ट्रपति ने इस अधिकार का बार बार उपयोग किया। नेक्स्ट, वाइमर संविधान में एक और प्रस्ताव था, उसमें अनुच्छेद 48 जो संविधान था, वाइमर संविधान, उसमें अनुच्छेद 48 में व्यवस्था थी कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो अध्यादेश के द्वारा शासन चला सकता है। मतलब राष्ट्रपति चाहे तो संसद की अनुमति के बिना कानून नए बना सकता है और उन कानूनों के द्वारा देश का शासन चला सकता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 48 का बार बार बेजा इस्तेमाल किया, गलत इस्तेमाल किया। तो संविधान के अंदर ही जो मूलभूत कमियां थी, उन कमियों ने वाइमर सरकार को कमजोर कर दिया। यही नहीं, वाइमर सरकार वो सरकार थी जिसने वारसाई की जो संधि हुई थी उस पर हस्ताक्षर किया था। वारसाई की संधि जो 1919 में हुई, इस पर इसी सरकार ने साइन किया था, जो एक जर्मनी के लिए अपमानजनक संधि थी, कठोर संधि थी। तो जर्मनी की जनता वाइमर सरकार को दोषी मान रही थी कि इस दोषी सरकार की वजह से ही वारसाई की संधि हुई। वारसाई की संधि के लिए जिम्मेदार वाइमर सरकार को मान रही थी, इसलिए जनता भी इसके साथ नहीं थी। वाइमर सरकार का सहयोग जनता भी नहीं कर रही थी। 1919 से लेकर के 1933 तक वाइमर सरकार रही। 1919 से 1933, देखिए केवल 14 वर्ष वाइमर सरकार 14 वर्ष तक जर्मनी का शासन चलाई, और इन 14 वर्ष में 20 बार मंत्रिमंडल बदले। आप सोच सकते हैं कि राजनीतिक अस्थिरता कितनी रही। बार बार मंत्रिमंडल बदलते थे, कोई भी मंत्रिमंडल एक साल नहीं पूरा कर सका। एवरेज मंत्रिमंडल की जो उम्र थी 254 दिन, केवल 254 दिन। जो सरकारें बनती थी कोई भी साल पूरा नहीं कर पाती थी, उससे पहले हटा दी जाती थी। राष्ट्रपति अनुच्छेद 48 का इस्तेमाल कर लेता था, सिविल राइट्स खत्म कर देता था, नई सरकारों का चुनाव बार बार होता रहा, और इस तरह 20 बार मंत्रिमंडल में बदलाव आया। अस्थिर सरकार रही। ये वाइमर सरकार की कमजोरियां थी, और ऐसी हालात में जो राजनीतिक स्थिति थी, आर्थिक स्थिति थी, उसको तो बिगड़ना ही था। जब सरकारें स्थिर नहीं होंगी, सरकारें मजबूत नहीं होंगी, सरकार दीर्घकालिक नहीं होगी, तो देश की जो आर्थिक और राजनीतिक परिस्थिति है उसमें सुधार होना संभव ही नहीं। तो इस प्रकार की अस्थिर सरकार की वजह से जर्मनी की जो दुश्वारियां थी, जर्मनी की जो परिस्थितियां थी, वो बिगड़ती चली गई। ओके, आगे चलते हैं। ये हो गई वाइमर सरकार की क्या कमियां थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि वाइमर सरकार की कमियां क्या थी, या वाइमर सरकार क्यों असफल हो गई, या वाइमर सरकार से लोग क्यों गुस्सा थे। इन सारे प्रश्नों का जवाब आपको मिल गया। अब हम देखते हैं कि और कौन से राजनीतिक हालात थे जिसकी वजह से जर्मनी में लोग नाराज थे। जर्मनी की जो राजनीतिक स्थिति थी उसमें कुछ कमजोरियां और भी थी। और क्या कारण थे? देखिए, विश्व युद्ध 1919 में समाप्त हुआ। 1919 में विश्व युद्ध समाप्त हुआ,
और ऐसी स्थिति में जर्मनी का जो पड़ोसी मुल्क है रूस, याद करिए रूस में 1917 की बोल्शेविक क्रांति हुई थी, कम्युनिस्ट क्रांति लेनिन के नेतृत्व में, और रूस में नई सरकार स्थापित हो गई थी, मजदूरों किसानों की सरकार लेनिन के नेतृत्व में रूस में स्थापित हो गई थी। रूस जर्मनी का पड़ोसी देश है, तो रूस की नई सरकार का, कम्युनिस्ट सरकार का प्रभाव जर्मनी पर पड़ना निश्चित था। तो जर्मनी पर रूस की इस क्रांति का प्रभाव पड़ा। जर्मनी के लोगों ने, जो जर्मनी के मजदूर और किसान थे, इन्होंने सोचा कि जर्मनी में ऐसी सरकार बनाई जाए जैसी रूस में है। ये लोग जर्मनी में रूस की तरह की सरकार बनाना चाहते थे, कम्युनिस्ट सरकार बनाना चाहते थे, जो मजदूरों और किसानों के हितों को ध्यान में रखने वाली हो। और इन लोगों ने एक पार्टी बनाई, स्पार्टकिस्ट नाम की पार्टी बनाई। और ये स्पार्टकिस्ट लोग वो थे जो मजदूरों किसानों की सरकार जर्मनी में स्थापित करना चाहते थे। ओके, अब देखिए स्पार्टकिस्ट लोग मजदूर और किसानों की सरकार स्थापित करना चाहते थे, कम्युनिस्ट सरकार स्थापित करना चाहते थे, जबकि दूसरे जो जर्मनी के कैथोलिक थे, जो जर्मनी के सोशल डेमोक्रेट थे, जर्मनी के जो सोशल डेमोक्रेटिक विचारधारा के समर्थक थे, वो लोग चाहते थे कि जर्मनी में गणतंत्र की सरकार स्थापित हो। जर्मनी दो हिस्सों में बंट गया। जर्मनी के कुछ लोग जर्मनी को गणतंत्र बनाना चाहते थे, कुछ लोग रूस की तरह बोल्शेविक सरकार की तरह की नई सरकार बनाना चाहते थे जहां की मजदूरों और किसानों का प्रतिनिधित्व हो। स्पार्टकिस्ट लोगों ने जर्मनी में आंदोलन कर दिया, इन्होंने हड़ताल और इस प्रकार के उपद्रव करना चालू कर दिया। वाइमर सरकार थी, वाइमर सरकार को ऐसी परिस्थिति में जर्मनी को नियंत्रित करना था। वाइमर सरकार ने स्पार्टकिस्ट लोगों के आंदोलन को दबाने के लिए इन्होंने जो पुराने सैनिक थे, वाइमर सरकार के जो पुराने सैनिक थे, जो रिटायर्ड मिलिट्री पर्सन्स थे, उनका एक संगठन बनाया। उस संगठन को कहते हैं फ्री कोर, और फ्री कोर की मदद से स्पार्टकिस्ट आंदोलन को दबा दिया। ओके, फ्री कोर जो पुराने सैनिकों का संगठन था, इनकी मदद लेकर के वाइमर सरकार ने स्थिति को, हालात को नियंत्रण में लिया और स्पार्टकिस्ट के आंदोलन को दबा दिया। स्पार्टकिस्ट आंदोलन दब गया, किंतु जो स्पार्टकिस्ट थे, अर्थात जो मजदूर और किसान थे, वो हमेशा के लिए कैथोलिक और सोशल डेमोक्रेट के विरुद्ध हो गए, जो कभी फिर एक नहीं हो पाए। और यही कारण था कि जब हिटलर का उदय हुआ तो सारे मजदूर और किसान हिटलर के साथ हो गए। ओके, तो देश की ये राजनीतिक परिस्थितियां थी। एक स्पार्टकिस्ट आंदोलन, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। फ्री कोर क्या था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट, अब हम आगे चलते हैं कि जर्मनी की आर्थिक परिस्थितियां क्या थी। ऐसे कौन से आर्थिक कारण थे जिनसे नाजी पार्टी का उदय हुआ? आर्थिक कारण। जर्मनी विश्व युद्ध में लगभग पूरी तरह से तबाह हो चुका था, दिवालिया हो चुका था, और ऐसे में जर्मनी को वारसाई संधि की शर्तों पर हस्ताक्षर करने पड़े। जो मित्र देश थे, जो मित्र राष्ट्र थे, उन्होंने जर्मनी को युद्ध अपराधी घोषित कर दिया। उन्होंने कहा जर्मनी की वजह से वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ है, और इसीलिए जर्मनी पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया। युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए, युद्ध में जो पैसा खर्च हुआ उसका आकलन किया गया, और 6 अरब पाउंड का जुर्माना किसको देना था? जर्मनी को देना था। और यह पैसा किसको जाता? ब्रिटेन,
फ्रांस और यूएसए, इन देशों को जाता था। 6 अरब पाउंड का भारी भरकम जुर्माना, और जर्मनी एक प्रकार से पूरी तरह से आर्थिक रूप से दिवालिया, उसके लिए यह धनराशि अदा करना संभव नहीं था, लेकिन फिर भी उसको जबरदस्ती हस्ताक्षर करने पड़े। जो जर्मन प्रतिनिधि थे उनको उस साइन पर हस्ताक्षर करने पड़े। यही नहीं, जर्मनी की जो आर्थिक स्थिति थी, जर्मनी का जो मुद्रा थी मार्क, जर्मनी की मुद्रा थी, मुद्रास्फीति के कारण मार्क का मूल्य बिल्कुल गिर चुका था। लोग झोलों में पैसा भर करके ले जाते थे और पॉकेट में सामान लाते थे। स्थिति ये थी। ढेरों मार्क देने के बाद भी उसकी क्रय शक्ति इतनी कम हो गई थी कि थोड़ी सी वस्तु मिल पाती थी। देश में मुद्रास्फीति की स्थिति थी, मुद्रा का मूल्य गिर चुका था, उद्योग धंधे सब तबाह हो चुके थे। जर्मनी का जितना औद्योगिक और खनिज बाहुल्य क्षेत्र था, वो अल्सेस लारेन क्षेत्र, रूर घाटी क्षेत्र, रूर घाटी क्षेत्र में उसके कोयला के भंडार थे, अल्सेस लारेन क्षेत्र में उसके लौह भंडार थे। ये सब जर्मनी से छीन लिए गए थे। इन पर फ्रांस ने कब्जा कर लिया था। तो जर्मनी का जो और क्षेत्र था वो उसके हाथ से निकल चुका था। सारा खनिज भंडार फ्रांस के हाथों में था। आर्थिक हालात बिल्कुल बिगड़े हुए थे। मुद्रास्फीति देश में थी। बेरोजगारी चारों ओर थी। उद्योग धंधे युद्ध में नष्ट हो चुके थे। देश के पास इतनी भी संपत्ति नहीं थी कि किसी तरह वो अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाए, और ऐसी स्थिति में एक बड़ी धनराशि का जुर्माना भी उसको चुकाना था। ऐसी स्थिति में 1923 ईस्वी में जर्मनी ने हाथ खड़े कर दिए। जर्मनी ने कहा कि हमसे अब हर्जाना अदा करना संभव नहीं है। जर्मनी ने हर्जाने की धनराशि को देने से इनकार कर दिया। ऐसी स्थिति में अमेरिका के रिपब्लिकन पार्टी के नेता थे, बाद में वो उपराष्ट्रपति बने, चार्ल्स जी डॉस ने एक योजना दी कि किस प्रकार जर्मनी अपने जुर्माने की जो धनराशि है उसको अदा करे। अर्थात जर्मनी की जो धनराशि की अदायगी थी उसके स्वरूप को नवीन रूप में परिवर्तित करने का काम चार्ल्स जी डॉस ने किया, जो बाद में यूएसए के उपराष्ट्रपति बने। यूएसए के उपराष्ट्रपति बने। इनका पूरा नाम था चार्ल्स जी डॉस। चार्ल्स जी डॉस, इन्होंने ये योजना दी। इसको डॉस प्लान के नाम से जाना जाता है। ओके, इस कार्य के लिए, चूंकि शांति स्थापना में इनका बड़ा योगदान था, इसके लिए उन्हें 1925 का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया, और ये योजना बड़ी चर्चित रही, डॉस प्लान। तो अब जर्मनी को कुछ राहत मिली, अमेरिका का सहयोग मिला। अमेरिका ने उसको, जर्मनी को फाइनेंशियली मदद देना चालू कर दिया। लेकिन परिस्थितियां बहुत दिन तक नहीं सुधरी। 1923 से लेकर के 25 के बीच ये सब हुआ। 1929 आते आते विश्व एक आर्थिक संकट के दौर में स्वयं फंस गया। अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन, विश्व आर्थिक महामंदी आ गई। अमेरिका में विश्व आर्थिक महामंदी का दौर चालू हो गया। जो अमेरिका जर्मनी को मदद दे रहा था, अमेरिका स्वयं कंगाल हो गया। अमेरिका स्वयं आर्थिक संकट से ग्रस्त हो गया। अमेरिका से आने वाली जो धनराशि थी, जो मदद थी, वो बंद हो गई। जर्मनी का 40% उत्पादन ठप हो गया। जर्मनी के जो उद्योग धंधे थोड़े बहुत रास्ते पर आए थे, उनमें होने वाला उत्पादन 40% कम हो गया। जर्मनी में लगभग 60 लाख लोग बेरोजगार हो गए। 60 लाख लोग बेरोजगार हो गए। इस तरह से जर्मनी में एक ऐसी स्थिति आ गई कि चारों ओर आर्थिक अराजकता
का काल इसे कह सकते हैं। युद्ध के बाद परिस्थितियां बिगड़ती चली गई और ऐसी स्थिति में जो जर्मनी की जनता थी इस वाइमर सरकार से नाराज होती गई और उसका आक्रोश इतना बढ़ता गया कि वो वाइमर सरकार को किसी भी कीमत पर हटाने के लिए तैयार थी। और यही परिस्थितियां थी जिससे कि हिटलर का उदय हुआ। नायक का उदय परिस्थितियां करती हैं। हिटलर का एक महानायक के रूप में जो उदय हुआ वो जर्मनी की राजनीतिक और आर्थिक हालात थे और कुछ कारण थे। उन कारणों को हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ चर्चा करते हैं। मेरी आशा है कि जर्मनी की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है, आर्थिक पृष्ठभूमि है, उसको आपने बेहतर तरीके से समझा होगा। अपने व्यूज कमेंट के थ्रू, वीडियोस को लाइक करके, सब्सक्राइब करके और आइकन बटन को, बेल बटन को प्रेस करके आप दीजिए। आपके सुझावों की हमें प्रतीक्षा रहेगी। अगले वीडियो में हम और कारणों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। थैंक यू।